तो परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है सभी को। आज हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा था, जैसे केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था कार्यपालिका, फिर पढ़ लिया हमने विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किस पर, न्यायपालिका की बात करेंगे। आर्टिकल 124 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, 147। 124 से 147 के मध्य आपकी क्या है, कार्यपालिका का क्या है, वर्णन है। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत क्या आता है आपका, जिसके अंतर्गत आपका आता है सर्वोच्च न्यायालय, या इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केंद्र सरकार जो है, कौन से भाग में है केंद्र सरकार आपके, किस भाग में है केंद्र सरकार, किस भाग में है, पांचवे भाग पांचवे भाग 5। ठीक है, थोड़ी सी ब्लर दिख रहा है ना जी सर, अभी मेरे क्लियर आने के आया। बाद? वो तो वापस हो जाता है क्लियर। अब क्लियर आ रहा है। ना आप क्लियर आ रहा वो है, थोड़ी मैं क्लियर आ गया। जैसे भी बोर्ड का कोई ज्यादा काम है भी नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं अभी न्यायाधीश, कोई बता सकता है वर्तमान में, क्योंकि परिवर्तन हुआ है कुछ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, किसी को पता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसमें अभी चेंजेस हुआ है वर्तमान में, बताओ। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, बताइए जल्दी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, चलो पुरानी संख्या बता दो, बोलो। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अपने होते हैं। उच्च न्यायालय, बताओ जल्दी बताओ। 31। सर मैं बताऊं, माही। सही आती हो तो ही बताना, नहीं तो मत बताना। पुरानी व नई दोनों बताओ, पुरानी संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, बताओ। पुराने 31 सर। पुरानी 31, नई नहीं पता। नहीं पता सर। 33। पुरानी कितनी थी, 30+1, है ना। 30 तो अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश। और नई वाली बताओ, नई वाली बताओ, सुप्रीम कोर्ट की नई संख्या बताओ न्यायाधीशों की। अरे तुमको पता था कि कल हम लोग सर 34 हो सकती है मैक्सिमम। 34 33 है। कंफर्म करो जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पुरानी संख्या आपकी 30+1, नई संख्या जल्दी से बताओ मुझे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया सर 34। 34 अन्य न्यायाधीश मान लो और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो 35। 33+1 नहीं सर, करो। 33+1 33+1। व्यवस्था क्या है आपकी, 33+1। एक तो ये क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और ये हो गया अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, इनके लिए जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, बताओ। 4 योग्यता है, 4 योग्यता होती है इनके लिए, बताइए कौन कौन सी 4 योग्यता, बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। सर 5 वर्ष सर, से एक वो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम। हाँ
तो सुप्रीम कोर्ट का तो न्यायाधीश बना ही रहा है अपन, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहेगा तो फिर बात ही तो यही चल रही है। हाई कोर्ट का रहेगा। 5 वर्ष के हाई हाई कोर्ट का रहेगा। हाई कोर्ट का 10 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। क्या है, जब अपनी क्लास कल खत्म हुई है ना, कल हमने पढ़ा, जब कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, विधायिका पूरी पढ़ ली है, कल बोला भी था कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तो एक बार 24 घंटे में अपने को इतना भी समय नहीं मिला कि एक पेज अपन रीडिंग लगा लें, है ना। ये अच्छी स्थिति थोड़ी है, ये अच्छी स्थिति है क्या? ये बिल्कुल मेरे भरोसे ही बैठे हैं कि सर पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जब 6 महीने बाद परीक्षा होगी तो वहां पे देख लेंगे जो भी होगा। तो इससे जो ट्रेडिशनल एग्जाम है वो तो पास कर सकते हो, बीए की एग्जाम तो पास हो जाएगी, एमए की तो हो जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए ये कैरेक्टर नहीं है बच्चों का, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि पास करना है, क्रैक करना है, सीधी बात है कि जो लेक्चर हो रहा है उसकी तैयारी अपनी पहले से होना चाहिए, अपने को सिर्फ डाउट क्लियर करना चाहिए। यहाँ तो ऐसी हालत हो रही है कि एक फैक्ट जो है मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो तो खैर मैं बताऊंगा, इसे अच्छी स्थिति नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे इसमें से जो है वो मेरी रेगुलर क्लास के बच्चे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही। नया बच्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नए बच्चे को तो सब समझ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं रेगुलर क्लास के जो पढ़ चुके हैं 2-2, 3-3 बार मेरे से, उनको भी दिक्कत आ रही है। तो ये स्थिति अच्छी तो है नहीं, है ना। मैं पूछ रहा हूँ तो तुम लोग पूछ रहे हो कि बता रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो, है ना? तब जैसे मैंने पूछा कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, तो मैंने ये हिंट कर दिया कि 4 योग्यता होना चाहिए। तो 4 योग्यता बताओ तो जल्दी से, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या कितनी योग्यता होना चाहिए आपके पास? 4 योग्यता होना चाहिए। पहली योग्यता ये हो कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता ये हो कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का क्या हो, ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में विधि का क्या हो, ज्ञाता हो। इसके अलावा हाई कोर्ट में 5 साल का रहा हो, जज रहा हो, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष क्या किया हो उसने, वकालत की। एडवोकेट हूँ। हाँ, इतनी है। तो ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, क्या हाई कोर्ट में 5 वर्ष क्या रहा हो, जज रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि का क्या हो, ज्ञाता हो, और भारत का क्या हो, नागरिक हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति करता है, ठीक है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में है कि किसी से पूछता है? बोलो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति हो रही है, राष्ट्रपति जो कर रहा है ना। राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, विधि का ज्ञाता है ना। कि किसी से पूछता है, बताओ किसने लेगा राय, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति तो सिर्फ क्या नाम मात्र का होता है हर जगह। बताओ कौन करेगा? वास्तविक अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति। हाँ, कौन बोला? सर कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसमें डिसाइड होता है। बिल्कुल सही, 1 नंबर, वेरी गुड। कॉलेजियन सिस्टम होता है। क्या होता है? कॉलेजियन सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है, क्या होता है? निर्वाचन मंडल, या अंग्रेजी में बोल देंगे तो क्या बोलेंगे, कॉलेजियन सिस्टम। निर्वाचक मंडल होता है या कॉलेजियन सिस्टम होता है। हिंदी में निर्वाचक मंडल
इंग्लिश में कोलेजियल सिस्टम होता है। कोलेजियल सिस्टम किसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ही होता है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कोलेजियम सिस्टम या पीठ या मंडल बैठता है। वो मंडल क्या करता है? हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी सीनियरिटी के हिसाब से क्या करेगा? उन्हें सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। वो सिर्फ नाम दे देगा किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का अधिकार है। पूरी शक्ति किसके पास है? कोलेजियम सिस्टम के पास है। ठीक है। जो निर्वाचक मंडल होता है वही क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 33+1 जो है ना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट से पूछ के नहीं करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट से नहीं पूछेगा। ठीक है। ये इनका एक अलग से क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, है ना। 4 में से 5 क्या रहते हैं? न्यायाधीश रहते हैं। वो न्यायाधीश क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट जितने हैं भारत में, उन हाई कोर्ट में कितने सीनियर क्या हैं? जज हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी बात। ये कौन करता है नियुक्ति? तो नियुक्ति करता है, कौन करता है? आपका नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रपति किससे पूछेगा? राष्ट्रपति किससे पूछेगा? कोलेजियल सिस्टम होता है ना, कोलेजियल सिस्टम है, निर्वाचक मंडल हिंदी में बोलते हैं। उसके माध्यम से क्या होगी? न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। मुझे बताओ कितने साल के लिए नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति जो चुनता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को, क्या है उसके लिए क्राइटेरिया? बोलो। सर 5 वर्ष। सब के लिए। ऐसा तो 5 वर्ष मेरे को लिख 65 वर्ष की आयु तक। 65 years तक। 5 वर्ष और 65 ईयर्स। कौन सा बोला 5 वर्ष? 65 years। कौन बोल रहा है? तो मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष कौन बोल रहा है? 5 वर्ष। कहाँ पढ़ लिया 5 वर्ष? कौन सी किताब में पढ़ा ना? कौन सी किताब में पढ़ लिया 5 वर्ष? 5 वर्ष किस किताब में पढ़ लिया सोफिया? उस किताब का नाम भी बता दो। 6 वर्ष है। 6 वर्ष है। अरे सर 65 years है। 6 वर्ष है। कौन सी किताब पढ़ते हो? इस किताब में पढ़ लिया कि 6 वर्ष है, 5 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है ना, वो 65 वर्ष की आयु में क्या होगा? रिटायर्ड होगा। ये ध्यान रखना, 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होगा। 5 वर्ष 6 वर्ष कुछ नहीं बोला जाता है। वैसे 58 वर्ष की आयु में भी क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना तो 7 साल तक क्या कर लेगा? वो काम कर लेगा। अगली बात समझ में कि 5 वर्ष 6 वर्ष कहाँ से पढ़ लिया? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों ने। 5 वर्ष और 6 वर्ष तो कहीं लिखा ही नहीं है। यदि किताब में कहीं पढ़ा है तो उस किताब का स्क्रीनशॉट जो है स्टडी मटेरियल में भेज देना मुझको कि किस किताब में ऐसा लिखा है कि 5 वर्ष तक क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा या 6 वर्ष तक रहेगा। ठीक है। तो 65 वर्ष इनकी क्या है? रिटायरमेंट आयु है। ठीक है। और कितने वर्ष तक रहेंगे अपने पद पर, ये कुछ भी डिसाइड नहीं है। ठीक है ना। अगली बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति तो मैंने बता दिया कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति करता है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? बताओ, जल्दी से बताओ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? जल्दी से बताओ। सर बताओ। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या उसके द्वारा राष्ट्रपति करेगा। कोई कुछ या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
बिल्कुल सही। जी सर। 124 में इसका वर्णन है 124 में 124 में इसका वर्णन है ना। तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की क्या करेगा, सब दिलाए। क्लियर है या नहीं है? अब एक चीज बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, या मुख्य न्यायाधीश जो है, इनका वेतन कितना होता है? वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन बताओ। अन्य न्यायाधीश का आएगा 2,50,000 और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। 2,80,000 अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 अन्य न्यायाधीश का। 2,50,000 बिल्कुल सही। मुख्य न्यायाधीश का कितना हो गया आपका वेतन? 2,80,000। 2,50,000। ठीक है। शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने दिलाई। वेतन कितना? 2,80, 2,50। ठीक है। 2,50। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के नजर में विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए, और उसमें क्या हो सकता है? 5 वर्ष क्या किए हो? 5 वर्ष सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा, हाई कोर्ट का क्या रहा हो, जज रहा हो, या 10 वर्ष क्या किए रहा हो, वो एडवोकेट रहा हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो अलग से 4 जो क्वालिफिकेशन दी थी इसमें, यदि कोई न्यायाधीश ये 2 फुलफिल कर, यदि कोई न्यायाधीश मान लो 10 वर्ष क्या कर रहा है, 10 वर्ष क्या है, एडवोकेट है, तो उसे न्यायाधीश बना सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसे, या 5 वर्ष क्या रहा वो जज रहा, उसको भी क्या बना सकते हो, बना सुप्रीम सकते कोर्ट का हैं। न्यायाधीश बना सकते हो। लेकिन ये जो एक क्लॉज है ना कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति की नजर में यदि विधि का ज्ञाता होगा ना, तो ये क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है ना, ऐसा कोई एडवोकेट है या ऐसा कोई जज है जो मान लो मात्र 2 साल का ही हो, यहाँ पर उसको 8 साल ही उसने क्या की हो क्वालिफिकेशन, लेकिन राष्ट्रपति की नजर में क्या है, विधि का क्या है, ज्ञाता है। इसकी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। लेकिन आज तक भारत में राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नहीं बना है। ये बात क्लियर हो गई? इस बात को इन 3 बातों के साथ मत जोड़ो के देखना। मेरी बात आई समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष एडवोकेट रहना या 5 वर्ष क्या रहना, न्यायाधीश रहना, ये तो अनिवार्य योग्यता है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति की नजर में क्या है, वो विधि का ज्ञाता है, तो फिर इन योग्यता को दरकिनार भी किया जा सकता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल से राष्ट्रपति बोले कि इस व्यक्ति को, ये मेरी नजर में क्या है, विधि का बहुत अच्छा ज्ञाता है, ऐसे क्या कर लो, बना दो, तो कॉलेजियन सिस्टम उसको क्या दे देगी, अनुमति दे सकती है। तो लेकिन ऐसा आज तक भारत में कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं हुआ है जो राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, ये क्या क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता। अगली बात समझ में? तो ये जो नियुक्त करता है, ये कौन करता है? कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, उनको, उन जिन लोगों को नियुक्त करता है कॉलेजियन सिस्टम या निर्वाचक मंडल, उनको तो राष्ट्रपति पहचानता ही नहीं है, ठीक है। ये 10 वर्ष क्या है एडवोकेट हो या 5 वर्ष जज रहा हो, हर जज को या हर एडवोकेट को पहचान सकता है कि राष्ट्रपति निजी तौर पर? तो राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, हर चीज हर उस पर लागू नहीं होगी, वो एक अलग क्लॉज है। मेरी बात समझ में आई? कि अनिवार्य योग्यता तो है यही, जो निर्वाचक मंडल है वो तो इन योग्यताओं के आधार पर करता ही है, लेकिन यदि राष्ट्रपति की नजर में क्या है, विधि का ज्ञाता है, तो अलग से इन योग्यताओं को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की क्या की जा सकती, नियुक्ति की जा सकती। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? जल्दी से बताओ। नो सर। क्या कंफ्यूजन है इसमें? जल्दी से बताओ, बताओ। तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर क्या, चुपचाप मैं भी खड़ा हूं, तुम भी खड़े हो। बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। नहीं सर। नो सर।
तो अब हम बात करेंगे एक और चीज। जैसे मान लो 65 वर्ष की आयु में क्या हो रहा है, वो रिटायर्ड हो रहा है, तो वकालत तो कर ही सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि एडवोकेट तो है ना। मान लो कोई एडवोकेट था 10 वर्ष या 5 वर्ष जज था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गया, 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो गया, तो आप क्या घर बैठेगा वो? वकालत कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो। नहीं कर सकता सर। सर नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जज तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर नहीं कर सकता वो भी। कर सकता है, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट का जज जब रिटायर्ड होगा ना, तो वो भारत के अन्य न्यायालय में क्या कर सकता है? एडवोकेट कहने का मतलब वकालत कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा है? जज रहा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति भारत के अन्य हाई कोर्ट में क्या नहीं कर सकता है? वकालत नहीं कर सकता। क्लियर है? लेकिन हाई कोर्ट का कर सकता है, इस चीज का याद रखना, ठीक है। इतनी सारी बातें काय के संबंध में है, नियुक्ति के संबंध में। कोई मुझे बता सकता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, निर्वाचन जो मंडल होता है, ये क्या करते हैं? जो मान लो 33 न्यायाधीश जो है ना, इनमें जो सबसे सीनियर है, समझ लो, उसको क्या बना देता है? क्या बना देता है? बोलो। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश बना देता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए जूनियर व्यक्ति को, जूनियर है ना, उसका सीनियरिटी क्रम में चौथा नंबर था, ऐसे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसका कोई मुझे नाम बता दो, और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था ये बता दो। सर इंदिरा गांधी के कार्यकाल सर में हुआ इंदिरा था। गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम। हुआ था, नाम बताओ। ठीक है। वरिष्ठता क्रम में कौन सा नागरिक था? बताओ। अजीत नाथ राय। सर A.N. रॉय। एक ही तो बात है। सही नहीं बोला क्या मैंने? अजीत नाथ राय, तुमने क्या बोल दिया? A.N. रॉय, ये भी तो एक ही बात है क्या? अलग? इनकी सीनियरिटी कितनी थी? चौथे फोर्थ नंबर पे नंबर। थी। और इनके आगे 3 लोग और थे, ठीक है। इनके आगे 3 लोग और है। तो उस समय जब है, उस समय जो है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट क्या करती थी? राष्ट्रपति क्या करती थी? नियुक्त करती थी उस समय। ये इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आए। मुख्य परीक्षा में बहुत बड़ा सवाल आता है ना। ये सिस्टम भी चेंज होने के लिए अभी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग भी बना था, तुम्हें पता हो। तो उस आयोग ने अनुशंसा की थी कि ये पावर किसको मिल जाना चाहिए? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट को मिल जाना चाहिए न्यायाधीश की नियुक्ति करने का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। पता है आपको ये हुआ था संविधान संशोधन अभी कुछ समय पहले? संविधान में सर संशोधन हुआ था 2014 में। हाँ, क्या नाम था? सही बोला मेरे को, क्या बताया? NGSC। हाँ, नेशनल जुडिशरी काउंसिल है ना, एनजीए ने ये क्या किया था? ये रिकमेंड किया था कि प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट है वो क्या करे? इसको नियुक्त करे। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था ना, तो पहले ऐसे ही होता था। 1974 की बात है, 74 की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अजीत नाथ राय को क्या कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। पर उनके ऊपर भी 3 क्या थे? सीनियर न्यायाधीश थे। तो उन तीनों सीनियर न्यायाधीश ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था इस घटना के विरोध में, ठीक है। तो ये चलता ही रहा है विवाद कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितने भी होते हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितने भी होते हैं, वो ये चाहते हैं कि नियुक्ति का जो अधिकार है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही हो। अर्थात न्यायाधीश ही क्या करे? न्यायाधीश की क्या करे? नियुक्ति करे। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास यदि पावर हो जाएगा तो सीधी बात है कि कार्यपालिका
जब यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करने लगे, नियुक्त करने लगे, तो वो बायस हो सकता है। समझ में आई मेरी बात करनी है। अर्थात कार्यपालिका क्या करेगी, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने 10 वर्ष क्या की है, वकालत की है, तो अपने किसी व्यक्ति को क्या बना देगी कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना देगी। और सरकार जो भी फैसला लेना चाहती है तो फैसला क्या कर सकता है, वो व्यक्ति बायस होने के कारण क्या कर सकता है, बदल सकता है ना, क्योंकि कार्यपालिका ने उसे नियुक्त किया है। तो कार्यपालिका के खिलाफ यदि कोई फैसला आता है तो उसके बायस होने की क्या होती है, स्थिति ज्यादा रहती है। समझ में आई मेरी बात करनी है। तो इसीलिए ये अधिकार कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से दिया गया है। और इसे बदलने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया था, संविधान संशोधन। उस पर भी हम कल या परसों जब भी होगा बात करेंगे, है ना, वो एक अलग मुद्दा है। तो उस पर एक अलग से हम कल उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो अभी याद रखो कि अभी जो है कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है, न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के काम क्या क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या काम होते हैं बताइए। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या काम है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के काम है, जल्दी से बोलो, बताओ। सुप्रीम कोर्ट के काम है। सर ये हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए वे सलाह देते हैं। ये सब कोई ना बात, ये कोई काम है क्या उसका, सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है, हो गया वो काम। तो नियुक्ति उक्ति बता तो दी सब, और क्या करो, ये तो बता दिया ना मैंने, कॉलेजियन सिस्टम वगैरह सब हो गया है। तो तो बात प्रेसिडेंट थोड़ी को करेंगे एडवाइस सुप्रीम कोर्ट। संविधान पर प्रश्न खड़ा होने पर संविधान की व्याख्या करता है। अरे कोई मुख्य कार्य थोड़ी है ये। सर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। हाँ ये भी एक काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये। मेन काम ये थोड़ी करता है, मेन काम ये करता है सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। और राष्ट्रपति भले उसकी सलाह सर मानने की बात फंडामेंटल, नहीं है। सर सिटीजन के फंडामेंटल फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करता है। सर हाँ ये भी सिटीजन्स सही के है। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल ये 32 तो के थोड़ा तहत। सही मान सकता हूँ इसको। इसके अलावा अरे आर्टिकल से याद करना पड़ेगा, ऐसा काम थोड़ी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के भी तो काम कानूनों है की ना। रक्षा करता है। अरे यार ऐसी बात मत करो। आर्टिकल 129, आर्टिकल 130, ठीक है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 130, आर्टिकल 137, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, ठीक है। आर्टिकल 32 और इसके अलावा जनहित याचिका, ये काम होते हैं सुप्रीम कोर्ट। कोई ने नहीं बताया मेरे को ऐसे। जो बात बता रहा हूं ना वो कहीं कहीं इनमें आ रही है, इन आर्टिकलों में कहीं कहीं छुपी हुई है। जो तुमने बात बोली, एक ने बोल दिया कि राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है, तो 143 हो गया वो। एक ने बोल दिया फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, तो आर्टिकल 32 हो गया, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है, क्या बोला जाता है, इस आर्टिकल का नाम क्या है, इस आर्टिकल का नाम क्या है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। वो नाम ही क्या होते हैं, जैसे एक नाम बताया बस श्रद्धा ने कि फंडामेंटल राइट्स का क्या है, संरक्षक होता है। क्या बोलते हैं इसको हम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसको हम क्या बोलते हैं, रीट या याचिका, ठीक बोलते हैं ना। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या रीट या याचिका, ठीक है। ये तो बोल दिया, एक ये बता दिया किसी ने, एक ये भी बता दिया, 143 भी बता दिया, लेकिन उसको बोलते क्या, परामर्श दात्री
अधिकार। और बताओ इनके के नाम, प्रवीण बता सकता है। न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार। कौन सा? न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार सर। हाँ वो, लेकिन मैंने अभी बोर्ड पे कहाँ लिखा, वो कहाँ बोर्ड पे, अपन बोर्ड की बात कर रहा है अभी, तुमने एक बार याद दिला दिया मेरे को, बहुत बढ़िया। जुडिशियल रिव्यू है ना, एक बार याद दिला दिया तुमने। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये और अच्छी चीज बता दी मेरे को प्रवीण ने, अगर ध्यान से होता है इसमें। इसकी बात करो प्रवीण, 129 को क्या बोलते हैं, 130 को क्या बोलते हैं, 137 को क्या बोलते हैं, 142 को क्या बोलते हैं, तो एक एक करके सब समझा दूंगा। पहले मेरे को, मैं आशा रखता हूँ कि तुम लोग पीएससी की तैयारी करते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल, तुम लोग मेरे पास डाउट क्लियर करने आ रहे हो। सर आर्टिकल 129 के तहत ये अभी एक अभिलेख न्यायालय है। ये भी थोड़ा सा गलत हो गया, ये भी गलत है। अभिलेख न्यायालय तो है, पर तुमने वो गलत बता दिया उसका। हाँ ठीक है, 129 है ना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, सही तो बोला है प्रवीण ने। क्या बोला है, 129 को क्या बोला है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय बिल्कुल है। 131 130 को क्या बोलोगे आप प्रवीण, एक और जोड़ेंगे अभी, 131 भी जोड़ेंगे। प्रवीण ये भी बता दो, 130 और 131 दो और बच रहे हैं, तीन और बच रहे हैं। हाँ बोलो। दिल्ली के अलावा कहीं दूसरी जगह भी फैसले सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं, इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं इसको, क्या शब्द है इसके लिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 131 को क्या बोलते हैं, पता है किसी को, अपीली क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार। जब मैं दिखाऊं तो मत बोलो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। 137 में कहलाता है आपका निर्णय परिवर्तन। क्या कहलाता है, निर्णय परिवर्तन। 142 क्या कहलाता है, पूर्ण न्याय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जूम करके लिख लो, जो भी कर सकते हो। जूम होता है कि नहीं आपके उसमें, कि नहीं होता है, सर हो जाता है। हो जाता है ना जूम, कि नहीं होता है। हाँ हो होता जाता है है। सर। अभी लेकिन साफ दिख रहा है ऐसे तो, कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है साफ दिख सर। रहा है कि नहीं। जी हाँ, तो सर दिख लिखो। रहा है। अब बताओ 1 to 9 में क्या होगा, बोलो। ये बिगाड़ दिया मैंने। अब एक एक पे बात करेंगे अब एक एक पे बात होगी। एक 1 to 9 था, 130 था, 131 था, ठीक है, 137 था, 32 था, 142 है और 143 है। तो सब इसलिए याद है, तो पढ़ाए कम से कम 7 बार हो जाता है। सबसे पहले आएगा आपका जो प्रवीण ने बोला था, आर्टिकल 129। क्या बोलोगे इसको, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। कोई बता सकता है बच्चा क्या होता है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, बता सकता है कुछ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले साक्ष्य के रूप में लिए जाएंगे और जो अधीनस्थ न्यायालय उनके वो मतलब एक हाँ सही है, सही बोले ना, सही है, बिल्कुल सही है। और क्या अधीनस्थ न्यायालय क्या करेंगे? उसके मतलब अपने दिए देने वाले फैसलों में उसका पालन करेंगे, उन फैसलों को साक्ष्य के रूप में। बिल्कुल सही। अभिलेख का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अभिलेख का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या लिखा है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया वो रिकॉर्ड के रूप में या अभिलेख के रूप में सुरक्षित हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया वो रिकॉर्ड के रूप में क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। तो जितने भी हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है ना, ये सेशन कोर्ट लिखा मैंने, जिला कोर्ट, ये निचली जितनी भी अदालत है वो अपने फैसले सुनाते समय इन रिकॉर्ड को क्या करेंगे, इन फैसलों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक बात आया, एक बात में फैसला सुनाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, वही बात फिर आ गया यहाँ पे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगी, उस बात में जैसा पहले फैसला हुआ था वही फैसला फिर सुना देंगे। यानी एक प्रकार से जितने भी फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक प्रकार से वो काय का काम करेंगे? अभिलेख का। और उन अभिलेखों को या रिकॉर्ड को पढ़कर निचली अदालतें क्या सुनाएंगे? अपना फैसला सुनाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो निचली अदालत के लिए काय का काम करते हैं? रिकॉर्ड का काम करते हैं या अभिलेख का काम करते हैं। आई बात समझ में? 129 में क्या लिखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो मैं दे दूंगा पीडीएफ आपको लिखी हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या निचली अदालतों के जो फैसले हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं निचली अदालत के लिए काय का काम करेंगे? आपके रिकॉर्ड का काम करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या अभिलेख का काम करेंगे। अर्थात निचली अदालतें अपना फैसला सुनाते समय इनको क्या बनाएगी? आधार बनाएगी। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? निचली अदालतें जब क्या करेंगी, निचली अदालत में कोई भी कोर्ट में यदि कोई भी फिर वाद आता है, और ऐसा कैसे वाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, एज इट इज वाद यदि आया, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वही फैसला हाई कोर्ट भी सुनाएगी या वही फैसला जिला कोर्ट भी सुनाएगी। अर्थात निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अभिलेख के रूप में क्या करती है? काम करती है। रिकॉर्ड के रूप में क्या करती है? उनका उपयोग करती है। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो निचली अदालत के लिए काय का काम करते हैं? काय का काम करते हैं? बोलो बोलो। बुक का काम करते हैं। बुक का काम। कौन सी बुक? लॉ की बुक, कानून की बुक का काम करेगा। एक बार यदि फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो वो क्या बन जाता है? एक प्रकार से वो क्या कहलाता है? लॉ कहलाता है। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट यदि कोई एक फैसला दे दे किसी बात में तो वो फिर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है या लॉ बन जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले निचली अदालतें अपने वाद में अभिलेख के रूप में क्या करती हैं? प्रयुक्त करती है। जैसे साहबानो प्रकरण आया था, मैंने बताया था, जब कॉमन सिविल कोर्ट आई थी तो 1986-87 में साहबानो प्रकरण आया था, है ना, जिसमें साहबानो जो मुस्लिम महिला थी उसने क्या किया था? कोर्ट में अर्जी लगाई थी काय के लिए? गुजारा भत्ते के लिए। ठीक है, तो साहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि साहबानो को क्या दिया जाए? गुजारा भत्ता दिया जाए। ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? डिसीजन। वो एक प्रकार से क्या बन गया? फिर बोलो, साहबानो केस में जो लॉ फैसला बन गया सुनाया गया वो लॉ बन गया। ठीक है, लेकिन गुजारा भत्ता मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस फैसले को ही क्या कर दिया गया फिर? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे कैसे बदल दिया? किसने बदल दिया उसको? किसने बदल दिया? राजीव गांधी। संसद की बात करें, पार्लियामेंट। किसने? हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन थे तो ये बोला जाएगा संसद। हम बात करेंगे संसद किसी पर्टिकुलर का नहीं होता, संसद कानून संसद बनाती, किसी के नाम से नहीं बनते। तो परीक्षा में सवाल आएगा कि साहबानो प्रकरण
को बदलने का काम संसद में जब हुआ था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी थे। अभी बात समझ, सवाल यदि आएगा तो बोलना, अदरवाइज राजीव गांधी ने कहा दिया ऐसा थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। संसद ने क्या किया, उस डिसीजन को क्या कर दिया, पलट दिया साहबानों प्रकरण। यदि वो डिसीजन नहीं पलटा जाता तो सभी मुस्लिम महिलाओं को क्या मिलता, गुजारा भत्ता मिलता। आजकल क्या प्रोसीजर है, मेहर की जो राशि है वही राशि क्या मिलती है, तलाक लेने पर मिलती है। अभी भी यही प्रोसीजर है सोफिया, जी सर। है ना, अभी भी यही प्रोसीजर है मुस्लिमों में, है ना, और बदलना भी चाहिए प्रोसीजर ऐसे, है ना। ये सर आप मिलने लग गया वैसे तो। हाँ, तो ये इस तरीके से क्या है आपको, तो 3 तलाक ही क्या हो गया, तो गैर कानूनी हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। 3 तलाक ही गैर कानूनी हो गया, है ना। तो फिर वो ये वाली चीज भी क्या हो गई, वो तो फिर खत्म ही हो गई, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति क्या करता था, 3 तलाक लेके मेहर की राशि दे देता था, वही गैर कानूनी हो गया था, बात भी क्या हो गई एक प्रकार से। और ये चीज पहले भी क्या हो सकती थी, खत्म हो सकती थी। तो मेरी बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो निचली अदालत के लिए क्या का काम करेंगे, बोलो रिकॉर्ड का काम करेंगे या अभिलेख का काम करेंगे, इसको बोलेंगे 129। अब अगला है 130, बोलो 130। अभी बोर्ड पे लिख के मिटाने का मतलब यही था मेरा कि तुमको याद करा के नहीं तुमने एकदम बताओ 130 यानी क्या, 130 यानी क्या, बोलो अभी प्रारंभिक बच्चा। क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसमें कोई बता सकता है? मैं तो रोज देखो तुमसे पूछ के आगे बढ़ूंगा, कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, पहले तुमसे पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ के आओ तो फायदा हो। क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? पायल ऑनलाइन है कि गायब? सर ऑनलाइन। हाँ तो बताओ क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, क्या होता है? किसी को पता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? प्रभु बता सकता है ऐसे, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालने। सर न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी दिल्ली से बाहर क्षेत्रों में भी फैसला दे सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। ये तो कोई बात नहीं होगी। देखो क्या होता है, ऐसे मान लो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार का क्या हो गया, किसी मुद्दे पर क्या हो गया, क्या हो गया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी मुद्दे पर क्या हो गया, बोलो क्या लिखा है बोर्ड से? विवाद हो गया, विवाद। विवाद हो गया तो तो केंद्र सरकार जैसे मान लो, केंद्र सरकार के लिए तो क्या हो गया, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हो गया। राज्य सरकार के लिए क्या हो गया, राज्य सरकार के पास क्या है, हाई कोर्ट है। हाई मध्य कोर्ट। प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर। ठीक है, अब मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद हो गया, तो वो जबलपुर में जाएगा कि नई दिल्ली में जाएगा? जबलपुर में जाए। जबलपुर में जाएगा, तो राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दे देगा राज्य दिल्ली, सरकार। दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली। सर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो बाहर सही नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा देश के लिए एक ही है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं देश में? सुप्रीम कोर्ट 28 राज्य कितनों के लिए है वो? 28 राज्य और 8 क्या, केंद्र शासित प्रदेश। इन सब के लिए क्या है आपका, एक क्या है आपका, एक सुप्रीम कोर्ट है ना। हर राज्य के लिए अलग अलग क्या है, हाई कोर्ट है। अब विवाद यदि केंद्र सरकार का हो गया और राज्य सरकार का हो गया, तो सोफिया बोल रही है कि मुद्दा चले जाएगा जबलपुर में, तो सीधी बात है जबलपुर में मुद्दा जाएगा तो बहुत बढ़िया, राज्य सरकार के पक्ष में फैसला हो जाएगा। ठीक है, यही बात समझ में। सर नहीं आया ऐसी जगह जाना चाहिए ना, ऐसी जगह जाना चाहिए जिसका संबंध केंद्र सरकार से भी ना हो और राज्य सरकार से भी ना हो। तो वो जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है? संसद है सर। अरे यार,
अरे केंद्र सरकार का यदि विवाद हो गया और राज्य सरकार का विवाद हो गया तो विवाद निपटाने संसद में चले जाएंगे। संसद में तो केंद्र सरकार ही बैठी हुई है। अरे संसद में तो बहुमत किसका है? केंद्र का। संसद में बहुमत हाँ, तो वहां चले जाओगे, वहां पे निपटाओगे। संसद में कोई निपटा सकता है किसी मुद्दों का? संसद में क्या जज बैठते हैं क्या? कैसी बात कर रहा हूँ तुम? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद होगा तो न्यायालय कौन सा होगा ये डिसाइड करना है अपने को बस। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल लॉजिक या सामान्य ज्ञान लगाओगे तो ही तुम्हारा दिमाग किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी चाय वाले से भी यदि पूछो ना तो भी उत्तर बता सकता है, जिसके लिए मेरे को 10 मिनट लग रहा है समझाने में। किसी चाय वाले को भी मैं बोलूं तो वो बता देगा कि साहब कहाँ जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सर। तो कहाँ जाएगा सर मामला? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा 100%। इसमें कौन बोल रहा है? कोई कह रहा है राज्य सरकार में जाएगा, फिर वही सोफिया घूम के बोल देती कि संसद में जाएगा। तो क्या ना दिमाग चल रहा है तुम्हारा? दिमाग स्थिर क्यों नहीं रख रहा? ठीक है, कहाँ जाना चाहिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या हो गया? विवाद हो गया। अभी समझा देता हूँ तुमको। 24 से 25 विधायक जो थे कांग्रेस के, है ना, कहाँ चले गए थे? बेंगलोर चले गए थे। घटनाक्रम याद है कि वो भी भूल जाते हो? 24 से 25 विधायक जो है कांग्रेस छोड़ के कहाँ चले गए थे? बीजेपी में चले गए थे। याद है घटनाक्रम के? नहीं याद है? अरे हाँ बोलो या ना बोलो। ना बोल दो तो हाँ अपन फिर सर। समझ सर ना नहीं पता। नहीं पता। तो अब वहां रहती कहाँ हो पायल? मध्य प्रदेश में कि दिल्ली में? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है पायल? सर मध्य प्रदेश में शिवराज पायल सिंह सरकार की। शिवराज सिंह के जब चुनाव हुए थे, बीजेपी। जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सरकार बनी किसकी थी? कमल कांग्रेस की। कांग्रेस की बनी कांग्रेस थी। की सरकार कांग्रेस की बनी कमलनाथ। थी। ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार बीच में ही क्या हो गई? चेंज हो गई। सर बहुमत नहीं था। बोलेगा ऐसा क्या हो गया था? सर बहुमत नहीं था। बहुमत नहीं था तो बहुमत कैसे खत्म हो गया? जब सरकार के पास बहुमत 116 का रहा होगा जब तो सरकार बनी थी। 8 महीने बाद ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि बहुमत खत्म हो गया? सर सिंधिया जी बीजेपी में हो गया था। नहीं, अब पायल ही बात करेगी। जिसने बोला ना उसको नहीं पता वही बात करेगी, वही उत्तर भी देगी। देखना अब बता क्या हुआ था? सर दल बदल हो गया था। हो गया था ना। कितने विधायक चले गए थे बीजेपी में? 24-25 विधायक। हाँ। वही तो घटनाक्रम में बोल रहा हूँ, वही तो बात चल रही है। 24 से 25 विधायक बेंगलोर चले गए थे, याद करो। बेंगलोर चले गए थे और दल बदल कर लिया था उन्होंने। ठीक है, तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कहाँ लगाई? केंद्र सरकार के खिलाफ। ठीक है ना, एक प्रकार से सरकार के खिलाफ याचिका लगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, राज्य का विवाद हो गया, केंद्र का विवाद हुआ एक प्रकार से, है ना। केंद्र के इशारों पे क्या हुई? यही ना, केंद्र के इशारों पे कुछ हुआ होगा जब भी तो क्या हुआ। तो कहने का मतलब जब विवाद ऐसे होते हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, तो फिर मामले कहाँ जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो मामले। ठीक है, और यदि मान लो विवाद हो गया मध्य प्रदेश और गुजरात का, कहाँ जाएगा होगा मामला? कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायालय आ गया आपका जबलपुर, और गुजरात का आ गया आपका अहमदाबाद में होगा, गांधीनगर में कहा, है ना, हाई कोर्ट जो भी है। अब इन दोनों राज्यों का विवाद हो गया किसी मुद्दे पे, व्यापार के मुद्दे पे हो गया या कुछ भी मुद्दे पे हो गया, है ना, रोड के मुद्दे पे हो गया, है ना, कुछ भी कोई भी मुद्दा आ गया, तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएगा मामला? बताओ। सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब केंद्र का विवाद हो गया किससे? राज्य से। जब राज्य का आपस में क्या हो गया? राज्य से विवाद हो गया। ठीक है ना, या क्या स्थिति बन सकती है कि केंद्र है प्लस राज्य, एक से ज्यादा का से विवाद हो रहा है, राज्यों से विवाद हो रहा है। ठीक है, और 2 से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो रहा है? 2 से अधिक यानी 5 राज्यों के मध्य कोई विवाद हो गया, तो कहाँ जाएगा मामला?
कहाँ जाएंगे सब मामले? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सीधी बात है। 5 राज्यों के मध्य विवाद हो गया तो मान लो एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के बीच विवाद हो गया तो जबलपुर में थोड़ी हल करोगे, जबलपुर हल करोगे तो मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला आने की संभावना हो जाएगी, सीधी बात है ना। तो जब विवाद होता है किसमें, जब विवाद होता है किसमें, केंद्र प्लस राज्य में या केंद्र प्लस राज्यों में, यह विवाद होता है राज्य प्लस राज्य में, यह विवाद होता है राज्य प्लस राज्यों में। कितनी स्थिति बनेगी? 4 स्थिति, ठीक है। तो ऐसी 4 स्थिति बन सकती है। ये चारों स्थिति में कहा जाएंगे मामले? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यही कहलाता है आर्टिकल 130 या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्लियर है? बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन यही बात समझ में। सर बोलो, आ गई बात समझ में? क्या है ये बताओ। यस सर। अब बोल के बताओ, अब ऐसा काम थोड़ी चलेगा। यस सर। प्रारंभिक क्षेत्र सर अगर केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य या 2 राज्य या फिर राज्य या फिर राज्यों में जब विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मामले, और ये इसका प्राथमिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। ये कहलाता प्राथमिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अगला देखिए, ये आर्टिकल कौन सा? 130, 129 बता दिया, 130 बता दिया। अगला क्या? 131। अगला क्या कहलाता? 131। बताओ, किसी को बताओ। मूल क्षेत्राधिकार। निर्णय परिवर्तन। मूल क्षेत्राधिकार वही कहलाता है पायल। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल क्षेत्राधिकार बोलते हैं। निर्णय परिवर्तन। निर्णय परिवर्तन। आज सोफिया ने क्या मालूम क्या कर लिया, भांग खा ली, क्या कर लिया। सही बोल रही है आज सोफिया। आज सोफिया ने क्या क्या हो गया उसको, जो भी बोल रही है गलत ही बोल रही है। अरे 131 में लिखा तो था, क्या लिखा था? अपीलीय क्षेत्राधिकार। झंडा परिवर्तन था 137 में था। झंडा परिवर्तन किसमें था? देखो लिखा भी था कि जी सर, 137 पे। 137। जी सर। हाँ। तो अपीली क्षेत्राधिकार क्या होगा? अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या? बोलो। अपीली क्षेत्राधिकार से क्या मायने? सर हाई कोर्ट के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। हाँ परमेंट बताओगा, परमेंट बताएगा, कोई नहीं बता सकता। बताओ परमेंट, ठीक है क्या होगी? सर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए फैसलों को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। सुन लो सभी लोग, सुन लो क्या बोला उसने। सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ जो भी न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, उससे नीचे जितने भी न्यायालय हैं, उन न्यायालय में कोई फैसला सुनाया है, उसकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट का फैसला यदि हाई कोर्ट ने क्या सुनाया, क्या सुनाया, फैसला सुनाया, तो उसकी चुनौती कहाँ दोगे आप? उसकी अपील कहाँ करोगे? आओगे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट। अरे बात समझ में? हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोई सा भी फैसला हो हाई कोर्ट का, वो फाइनल नहीं होगा, उसे कहाँ चैलेंज करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। जिला चैलेंज करोगे। जिला कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उसे कहाँ चैलेंज करेंगे हम? हाई कोर्ट। उसे हाई कोर्ट में करेंगे चैलेंज। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उसे कहाँ करेंगे? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट।
उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजना। तो निचली अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। यही सुप्रीम कोर्ट का क्या कहलाता है? बोलो। अपीलीय सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र क्या है? यही सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्र अधिकार है। बिल्कुल सही। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हमें बात समझ में नहीं आई? बोलो। चलो आज भी बहुत बच्चे कम ही है, 10-12 ही बच्चे क्या हो गए? कल तो मैंने बोला था ना सभी को बोलने का। यूट्यूब तो ऐसा हुआ है, यूट्यूब और इसमें टीच के चक्कर में हुआ है कि बच्चे आए नहीं थे आज भी ऑनलाइन। ऐसा गड़बड़ क्यों हो रही है? यूट्यूब पे हम क्लास नहीं ले पा रहे, तो ऐसे गड़बड़ हो रही है कि बच्चे आ ही नहीं रहे। वो इसके नाक पे चिड़ा है। हेलो, वो लाइट का दिक्कत क्यों आ रही है? कीड़े चल रहे तेरे ऊपर, थोड़ा ध्यान रखा कर खुद का। हेलो, कल मैंने बात की थी ना आप लोगों से, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो उससे, टीचमेंट ऐप से। किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया अपनी तरफ से? किसी ने कोई प्रयास नहीं किया? किसी ने 24 घंटे में एक बच्चे को भी नहीं बोला कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग? बोलो। कोई प्रयास नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? क्योंकि जब यूट्यूब पे क्लास आई थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लास्ट ईयर का मालूम है अनुभव सभी लोगों को। लॉकडाउन के बाद यही हुआ था, एक आध महीने क्लास चली और बच्चे धीरे धीरे कम होते गए, क्लास बंद हो गई। ठीक है, वही स्थिति आज भी बन रही है, कल भी बन रही थी, है ना? आज भी 8-9 लाख बच्चे ही बचे हैं, कल भी 8-9 बच्चे ही बचे थे। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि क्लास को यदि जीवित रखना है तो यूट्यूब पे तो जीवित रह जाती है, पर यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है, देख ही लिया आपने, है ना? यूट्यूब पे हम क्लास ले ही नहीं पा रहे हैं, 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को भी प्रयास करना है। कल भी मैंने बोला था, रोज रोज ये बात थोड़ी बोलूंगा क्योंकि क्लास ऑनलाइन यूट्यूब पे भी जाती है, अच्छा नहीं लगता रोज रोज बोलना। तो आप लोगों को प्रयास करना पड़ेंगे, है ना? नहीं तो शाम की क्लास अपनी बंद हो सकती है ना? क्योंकि आठ बच्चे 9 बच्चे यदि क्लास में है, 2 बच्चे तो मेरे घर के ही देख रहे हैं। 6 बच्चों के लिए 5 बच्चों के लिए क्लास थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, इतना थका हुआ आता हूँ ऑफिस से, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो तुम लोग इतना भी प्रयास नहीं कर रहे हो कि 1-2 बच्चों को जोड़ के और 20-25 बच्चे जुड़ जाओ क्लास से, है ना? निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी कोई बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ तुमने एक गेप किया है मैंने इतने दिन में पढ़ाने में। तो आप लोगों को प्रयास करो, अदरवाइज फिर यही होगा कि फिर वो जो पेड क्लास जो शुरू कर रहे हैं सुबह वही रह जाएगी बस। ठीक है, तो ये क्लास शाम की फिर बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। कल देखते हैं कितने बच्चे आते हैं क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।